आ रहा है क्या? अभी साउंड क्लियर आ रही है क्या? ओके ओके ग्रेट। तो बोल रहे थे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं, है ना। और लास्ट क्लास का जल्दी से सरप्राइज आपको करा देता हूँ। हेलो सौम्या, गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पॉइंट समझे थे? तो हमने समझे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर टोटल कितने फेजेस हैं? देयर आर 4 फेजेस। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन यानी कि जिसमें हम बोल रहे थे गैदरिंग, कोई बात नहीं सौरभ, कोई बात नहीं, पर देख लीजिएगा याद से, है ना। ओके उसके बाद हमने बात की थी रिक्वायरमेंट एनालिसिस की या गैदरिंग में। हम सबसे पहले हमने क्या समझा था कि अलग अलग कौन कौन से मेथड होते हैं करने के रिक्वायरमेंट्स। तो काफी सारे आइडियाज हमने डिस्कस किए थे, जिसमें अगर बात करूं तो हमने बात करी थी इंटरव्यू मेथड की, देन बात की थी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, बात की थी डेल्फी की, जो 3 फंडामेंटल मेथड हमारे पास थे। और फिर हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट सीखा था उसके अंदर। तो फास्ट मेथड था जहां पर हम छोटी छोटी टीम्स बना रहे थे। QFD था जहां पर हम वैल्यू एसोसिएट कर रहे थे कि कौन सा रिक्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में बात करते थे यूज केस अप्रोच की, जहां पर डायग्राम्स और आइडियाज के साथ डिस्कशन कर रहे थे। अब जो अगला पॉइंट हमारा था दैट इज एस्टिमेशन, जो आज हमारा इंपॉर्टेंट एक आइडिया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट काफी न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इस पर प्रैक्टिस करेंगे और देखते हैं कितनी क्लैरिटी आपको इस पॉइंट पे मैं दिला पाता हूँ, और फिर उसी तरीके से आगे चीजों को कंसिडर करेंगे। तो एस्टिमेशन में मेरे को याद है 2 फंडामेंटल पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, पोस्ट एस्टिमेशन एंड बेस एस्टिमेशन, है ना। तो पोस्ट एस्टिमेशन का मतलब क्या था कि लॉजिकली हम यहाँ पर एस्टिमेशन कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं। तो पोस्ट मींस कभी कभी ऐसा हो सकता है अगर प्रोजेक्ट बहुत छोटा हो, है ना, और कस्टमर हमारा फ्रेंडली है, तो एक्चुअली अपने को एस्टिमेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और काइंड ऑफ आप पूरा काम अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाद में जो भी अप्रोप्रिएट टाइम और जो भी अप्रोप्रिएट पैसा आपका लगेगा, है ना, कस्टमर उसको पे करने के लिए सेटिस्फाई होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका जो अगला मेथड था दैट इज बेस एस्टिमेशन, जहां पर आप एस्टिमेट करते तो हैं लेकिन इट्स काइंड ऑफ अ डायरेक्ट एस्टिमेशन। मतलब यहाँ पर आप डिकम्पोज नहीं कर रहे, ये नहीं देख रहे कि कितने लोग कितना क्या क्या काम कर रहे होंगे, जस्ट अंदाजे पे आप बोल दे रहे हैं, ऐसा बोलूंगा। और अंदाजा आप कैसे लगा पा रहे हैं? बिकॉज ऑलरेडी इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर चुके हैं, तो यू हैव एक्सपीरियंस इन द लाइन, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस गेन फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, आप जैसे कि अंदाजा लगा रहे हो उस बेस पे गैस कर रहे हैं कि टोटल कितना हो। एक बार बताएं, इतना पॉइंट जब सबको समझ आ रहा है कि अभी तक जो मैंने बात की, है ना। तो अब उस डिस्कशन को आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पर जो अगला पॉइंट अपने को डिस्कशन करना है वो है डिकम्पोजिशन बेस्ड एस्टिमेशन, जहां पे अगेन खैर 2 टाइप हम बना सकते हैं, इसको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो डिकम्पोजिशन बेस्ड एस्टिमेशन को पहले मतलब समझा देता हूँ क्या है। देखिए, अगर प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो, लेट मी टेक अ फ्रेश स्लाइड। मान लीजिए अगर प्रोजेक्ट ना हमारे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि यू कांट से कि एग्जैक्टली पूरा प्रोजेक्ट बनने में कितना टाइम लगेगा, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे इस प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग कितने मॉड्यूल्स हैं, और हर मॉड्यूल पे सोचोगे कितना टाइम कितना स्पेस लगेगा, और तब एस्टिमेशन करोगे। एक बार बताइए, बात समझ आ रही है क्या? अगर आप टोटल गेस नहीं कर सकते तो आप उसका डिकम्पोज करोगे, डिकम्पोज करने के बाद, है ना, उस पे आप एस्टिमेशन करने की कोशिश करोगे। अच्छा, इसमें भी बताऊंगा फर्दर 2 मेथड हो सकते हैं। एक हो सकता है एलओसी बेस्ड मेथड, और एक हो सकता है फंक्शनल पॉइंट बेस्ड मेथड। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि कोई आप एक सिंपल लेबर लेके आते हैं, है ना, और जो घर में आपके फॉर एग्जांपल मार्बल वगैरह कुछ काम करना है वो एग्जांपल, या कारपेंटर लेके आते हैं, या कोई पेंटर लेके आते हैं, है ना। अगर आपने कभी डील किया हो किसी के साथ, आप मुझे बताओगे पेमेंट कैसे की जाती है? अगर कारपेंटर घर में लगा हुआ है, कोई पेंटर लगा हुआ है, या कोई इलेक्ट्रीशियन है, या कोई है जो लाइक चिनाई वगैरह का कंस्ट्रक्शन का काम कोई लेबर कर रहा है, तो उसको पेमेंट हम कैसे डिसाइड करते हैं, कितना पेमेंट देंगे? कोई बता सकता है? तो मेरे ख्याल से एक आइडिया आप लोगों को सुना होगा, स्क्वायर फुट। तो आपने ऐसा सुना होगा, क्या करते हैं लोग कि बेसिकली
ओके तो बेसिकली मान लीजिए कारपेंटर आपसे बोल रहा है कि लेट मी से 100 रुपीज पर स्क्वायर फुट सर मैं लूंगा और टोटल जितना भी बनेगा है ना बाद में अपन देख लेंगे और 100 रुपीज पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आप मुझे पेमेंट कर देंगे, इस तरह का आइडिया हो सकता है ना। लेकिन क्या अगर आप साइज के हिसाब से पेमेंट करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? क्वालिटी। तो मान लीजिए कोई पेंटर है जो लाइक आपकी वॉल पेंटिंग नहीं कर रहा, वो कोई पेंटिंग बना रहा है, तो पेंटिंग की जो कीमत है क्या उसके साइज पे लगाई जाती है या उसके आर्ट फॉर्म पे? मुझे बताओ। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई पेंटिंग जितना बड़ी होगी वो उतनी महंगी बिकेगी, ऐसा नहीं है ना। तो लाइक मोनालिसा को आप सोचोगे तो वो कोई बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं है, लेकिन लियोनार्डो ने अलग तरीके से उसको बनाया है और जो लोग आर्ट की समझ रखते हैं वो ये बात समझ पाते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत अच्छा आर्ट वर्क है, इसीलिए लोग उस पेंटिंग को इतना वैल्यू कर रहे होते हैं, है ना। तो अगेन मेरे ख्याल से पॉइंट सबको समझ आ रहा होगा यहाँ पे कि व्हेन यू टॉक अबाउट सम आइडिया, तो कभी कभी कितना टाइम आपने काम किया, कितने बड़े पीस पे काम किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि एग्जैक्टली किस क्वालिटी का काम किया। तो कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को बनाने में कितनी मेहनत या कितना टाइम लगेगा, वो आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका है, साइज। आप ये देख लो कितना लाइन ऑफ कोड उसने लिखा। अगर आप सिर्फ साइज के बेस पे एस्टिमेशन करते हैं तो देखिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। ये बताएं क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मेथड, है ना। और अगर साइज नहीं, आप ये देखते हो कि एक्चुअली सॉफ्टवेयर बनाने में कितनी तकलीफ हुई या किसी कोड को लॉजिकली कंसेप्चुअली कितना डिफिकल्ट था, और वो सारे पॉइंट्स कंसीडर करते हो, तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। पहले बताओ ये दोनों बात फॉलो कर पा रहे हो क्या? अगर एस्टिमेशन सिर्फ साइज के बेस पे किया जाए कि कितने लाइन ऑफ कोड है, देन दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट। और अगर पूरे आइडिया सोच के आप देख रहे हो कितना डिफिकल्टी है, देन दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड, जहां पर हम फंक्शनल पॉइंट यूज करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी में न जाते हुए कुछ न्यूमेरिकल्स पहले मैं आपको ट्राई कराता हूँ, बिल्कुल सिंपल, है ना। और पहले से कोई नई रैंडम डेटा लेता रहूंगा, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कराता रहूंगा, कुछ फॉर्मूलाज मुझे आपको समझाने हैं, है ना। उसके बाद आप मुझे बताइएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है, और फिर कुछ एक्चुअल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ओके तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट को अपने को एस्टिमेशन करना है। तो हमने एक इंजीनियर से पूछा, उसको पूरा रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट बताया कि सर ये हमको बनाना है, और इंजीनियर कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू मी ये जो प्रोजेक्ट होगा इसका फॉर एग्जांपल इसका साइज होगा 90 KLOC। अब पहले बताओगे KLOC का क्या मतलब है? व्हाट इज KLOC? तो KLOC मींस किलो लाइन ऑफ कोड, यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो सॉफ्टवेयर का जो साइज होगा उसके अंदर कितनी लाइन होने वाली है, तो इट विल कंटेन 90,000 लाइंस। कितना लाइन होगा? 90,000। ओके एक चीज जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी वो होगी प्रोडक्टिविटी। क्या गिवन होगा? प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि हमारा जो डेवलपर है ना, हमारा जो प्रोग्रामर है, वो एक टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में कितना कोड लिख पा रहा है। और यहाँ पर हम जितनी भी टाइम के एनालिसिस करते हैं वो डे में नहीं करते, मिनट में नहीं करते, बिकॉज वो बहुत अजीब हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम मंथ में कर रहे होते हैं। तो लेट मी से कि प्रोडक्टिविटी जो है वो डेवलपर की, मान लीजिए वो 5 KLOC पर मंथ है। 5 KLOC पर मंथ। जरा बताओ ये बात समझ पा रहे हो क्या? इसका मतलब बताओ क्या होगा कि हमारा जो डेवलपर है वो एक मंथ के अंदर कितना कोड लिख सकता है? 5 KLOC, 5000 लाइन ऑफ कोड। नॉट इन 2 मंथ, 1 मंथ। 5000 लाइन ऑफ कोड इन 1 मंथ, है ना। ये हम मान रहे प्रोडक्टिविटी है डेवलपर की। अब इन दोनों को यूज करके एक जो पहला काम आप कर सकते हैं उसको बोलते हैं एफर्ट कैलकुलेट करना। क्या बोलते हैं? एफर्ट। एफर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एफर्ट का फॉर्मूला होता है साइज डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी। अगेन थोड़ा सा आप सोचेंगे तो लॉजिकली आपको समझ आ जाएगा, इसको मैंने रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। साइज डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आप देखिए जो प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलप होना है उसका टोटल साइज कितना है? 90 KLOC, और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं प्रोडक्टिविटी से, तो 90 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना आने वाला है? 18 है ना। और इसकी यूनिट यार बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट होती है पर्सन मंथ।
इसकी यूनिट क्या होती है? पर्सन मंथ। तो एक बार मुझे बताओगे पर्सन मंथ का क्या मतलब है? इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूं? इसको डेवलप करने में टोटल कितना एफर्ट लग रहा है, वो है पर्सन मंथ। अच्छा, बाकी लोग अभी ऑनलाइन देख रहे कि नहीं देख रहे मुझे नहीं पता लगा, बिकॉज आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, है ना। तो अंकिता तो रिप्लाई कर रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक बार रिप्लाई करो, मुझे बताओ ऑनलाइन हो भी कि नहीं हो, नहीं तो मैं क्लास एंड कर देता हूँ यहीं पे। आप समझिएगा, इट विल बी अ टू वे कम्युनिकेशन, तो मेरी कोई मजबूरी नहीं है, तो अगर इंटरेस्टेड नहीं तो मैं एंड कर दूंगा क्लास, है ना। तो अगर आपको मैं कुछ सिखा पाऊं तो मुझे समझ आता है, वरना मैं एंड करूंगा भाई। मैं अपना भी टाइम वेस्ट करूं, आपका भी टाइम वेस्ट करूं, ठीक है। तो बताओ 18 का मतलब क्या है? वेरी गुड, अंकिता बोल रही है 18 पर्सन इन 1 मंथ और 18 मंथ इन, और आपको बोलना चाहिए 18 मंथ फॉर 1 पर्सन, है ना। तो बिल्कुल सही है। इसको आप दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक लॉजिक तो होगा कि अगर एक आदमी काम करेगा तो उसको कितना महीना लगेगा? 18 मंथ लगेंगे। दूसरा आइडिया हो सकता है कि अगर 18 आदमी काम करेंगे तो उसको कितना टाइम लगेगा? 1 मंथ लगेगा। एक बार देखिए, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो एक आदमी को 18 महीने लगेगा, 18 आदमी काम करेंगे तो 1 महीना लगेगा। अब ये एक फ्रेमवर्क अपने को समझ आ गया एफर्ट का। अब इसके बेस पर क्या क्या कैलकुलेशन किया जा सकता है? मान लीजिए मैं आपको बोल देता हूं टीम साइज, तो मैं गिव दे रहा हूं क्वेश्चन में कि हमारा जो टीम साइज है वो कितना है। हमारे टीम के अंदर फॉर एग्जांपल 3 पर्सन, हाउ मेनी पर्सन आर देयर? 3 पर्सन आर देयर। तो अब वो आपसे पूछेगा बताओ डेवलपमेंट ड्यूरेशन या डेवलपमेंट टाइम क्या होगा। तो अगेन मैं इसको डायरेक्ट रटाना नहीं चाहते, आपको काम बता रहा हूँ, इस बेस पे आप मुझे बताओगे टाइम का क्या फॉर्मूला आप डेवलप कर सकते हो। तो आई थिंक आई कैन से टाइम हो जाएगा एफर्ट डिवाइडेड बाय टीम साइज। देखिए, एफर्ट डिवाइडेड बाय टीम साइज, तो टोटल एफर्ट था वो था 18 पर्सन मंथ, और जब टीम साइज यानी कि 3 से डिवाइड करूंगा तो अब मेरा जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 6, और 6 यूनिट क्या? तो टाइम है। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर सारी कैलकुलेशन इसमें कर रहे हैं, मंथ में कर रहे हैं। अब इसका मतलब धीरे धीरे चीजें फिगर आउट हो रही हैं कि पूरा सॉफ्टवेयर अगर आपको डेवलप करना है ना, और प्रोडक्टिविटी आपको पता है, टोटल साइज आपको पता है, एफर्ट आपको कैलकुलेट कर लिया, टोटल 6 मंथ्स लगने वाला है। एक बार देखिए, बात समझ आ रही है कि यहाँ तक? बिकॉज एक प्रॉब्लम क्या है, वो एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी। यहाँ पर कोई फिक्स फ्रेमवर्क नहीं है ना, कि एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं कि सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो आपको थोड़ा सा लॉजिकली क्लैरिटी के साथ आइडिया को समझना पड़ेगा, बिकॉज पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। अब मान लेते हैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं और मैं कुछ गिवन डेटा आपको दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है वो बोले कि सैलरी, लेट मी से सैलरी जो है एक डेवलपर की वो है 50,000 रुपीज पर मंथ, 50,000 रुपीज पर मंथ। तो आप मुझे बता सकते हो टोटल सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या होगी? सोचो, अगर एक आदमी की सैलरी है 50,000 रुपीज पर मंथ, तब टोटल सॉफ्टवेयर की कॉस्ट क्या होगी? तो सोचो, एक एक करके अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। वेरी गुड, वेरी गुड अमित। तो यू कैन डायरेक्टली डू व्हाट? यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई, कॉस्ट नहीं सैलरी बोल सकते हैं ना, तो कॉस्ट विल बी सैलरी इनटू एफर्ट, में ऐसा बोल सकता हूं। तो अगर ऐसा बोलता हूं तो मेरे को ऐसा कर देना चाहिए, आप बताइएगा बोल रहा हूं। तो टोटल कॉस्ट, टोटल खर्चा क्या होगा? तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय सैलरी, और एफर्ट कितना था? एफर्ट था 18, सैलरी कितना था? 50,000। तो मेरे ख्याल से टोटल कॉस्ट जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 9 लाख। जरा एक बार बताएं, फॉलो कर पा रहे हैं क्या? है ना? अच्छा, कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे 50 इंटू 6 इंटू 18। देखो दोबारा एक बात समझो आप, अगर आप यहां पर सोच रहे हैं 18, ये 18 क्या है? 18 आई थिंक नंबर ऑफ सैलरी तो है भाई। अगर एक आदमी काम करेगा तो आप ही मुझे बता रहे थे 18 महीने तक करेगा, और 18 आदमी काम करेंगे तो 1 महीने में ही काम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एफर्ट दरअसल हमको क्या बताता है? नंबर ऑफ सैलरी।
और हर सैलरी कितना है 50,000। तो मेरे ख्याल से अपने को समझ आ रहा है कि नंबर ऑफ सैलरी एफर्ट को मल्टीप्लाई करेंगे सैलरी के साथ, देन यू विल अंडरस्टैंड की टोटल कॉस्ट क्या होगी। अच्छा, इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ। मान लीजिए साथ में ये भी बता रहा है वो कि क्या बता रहा है, ओके सपोज करो कंपनी कहती है दैट कंपनी वांट टू इंश्योर अ प्रॉफिट ऑफ 20%। कंपनी चाहती है भाई इतना बिजनेस इतना मेहनत करेंगे तो कुछ प्रॉफिट भी तो होना चाहिए। कंपनी वांट टू इंश्योर अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तब कंपनी पूछेगी आपसे कि सेलिंग प्राइस क्या बताएं कस्टमर को, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू द कस्टमर। सॉफ्टवेयर, यस यस इट इज ऑल्सो देयर इन एनआईसी। बिल्कुल भव्य वहां भी है। $9,80,000। ओके, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो, सही वैल्यू है। तो अगेन देखो ध्यान से आप सोचोगे तो 20% कितना होगा, या तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो अगर 9 लाख का 20% निकालेंगे तो आई थिंक इट विल बी 1,80,000। सोचिए 9 लाख का 20% विल बी 1,80,000, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा 10,80,000 रुपीज। तो इस प्राइस में हम कस्टमर को बोलेंगे कि हम आपको सेल करने वाले हैं। एक पूरा चीज देखो, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज देखो मैंने यहाँ पर लिखे हैं कौन कौन से। तो अगेन एफर्ट क्या है, इट इज साइज डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी, टाइम इज इट एफर्ट डिवाइड बाय टीम, कॉस्ट इज एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय सैलरी। तो एक बार ये सारा पॉइंट देखो, क्वेश्चन देखो, मुझे बताओ क्या क्लियर है या कहीं भी इस क्वेश्चन के अंदर कोई कंफ्यूजन किसी को है तो बताओ। ये पूरा क्वेश्चन फॉलो कर पा रहे हैं सब लोग? यस। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसमें कुछ डेटा में चेंज करता हूं और बाकी आप मुझे बताइएगा सोच के। फॉर एग्जाम्पल okay, let me take a new question first. दोबारा कुछ डेटा पहले से गिवन है, साइज मैं आपको बता रहा हूं, इट इज 73,000 लाइन ऑफ कोड। प्रोडक्टिविटी में बता रहा हूं, इट इज 1.5 KLOC पर मंथ। और इस बार मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, टीम साइज। ओके, इस बार मैं आपको टाइम बता रहा हूं। द प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड इन 8 months। 8 months के अंदर कंप्लीट करना है। आप मेरे को क्या क्या बताना है, आपको बताना है एफर्ट कितना होगा, उसके बाद आपको मुझे बताना है टीम साइज क्या रखना पड़ेगा, और लास्ट में मान लीजिए मैं आपको बता देता हूं कि सैलरी जो है मेरे डेवलपर की वो है लेट मी से $1,200। $1,200। तो आपको मेरे को बताना है कि कॉस्ट क्या होगी। जरा एक बार जल्दी से सॉल्व करो और मुझे बताओ सबसे पहले कौन आंसर बताने वाला है। वेरी गुड। एक बार देखो ट्राई करो, जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। साइज बताया ऊपर देखो 73,000 लाइन ऑफ कोड, साइज ऑलरेडी बताया मैंने आपको।
ओके, अंकिता इज सेइंग 48.66 एफर्ट आ रहा है, वेरी गुड, इसको चेक करते हैं। क्या एफर्ट 48.66? ओके, पूजा भी आल्सो सेइंग द सेम, तो मान लेता हूं इट इज करेक्ट। टीम साइज पूजा बता रहे हैं 6.08। ओके, लास्ट बताओ कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या? चलिए, इफ यू गो वन बाय वन, सबसे पहले एक कैलकुलेशन करते रहते हैं, जहां जो पुट करना होगा मुझे एक बार बताइएगा। फाइव 7,672। ओके ओके, एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि अपन निकालते हैं एफर्ट, जो अपने को निकालना है, और एफर्ट का फॉर्मूला आपको सिखाया है। तो एफर्ट बताओ क्या है? एफर्ट इज सिंपली साइज विच इज 73,000 डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी विच इज 1.5, और चाहे तो उसको केएलओसी में निकाल सकते हैं, बिकॉज प्रोडक्टिविटी भी किसमें है? केएलओसी में है। तो केएलओसी में लिखूंगा तो 73 रह जाना है ना? तो 73 को अब जब आप डिवाइड करेंगे 15 से सॉरी 1.5 से ना, 1.5 से तो आपको एफर्ट मिल जाएगा 48.66। और अगेन यूनिट याद रखिएगा पर्सन मंथ। तो दोबारा इसको सोच लेते हैं, क्या मतलब होगा इसका? होगा कि अगर 48.66 लोग काम करेंगे तो एक महीना लगेगा, और अगर एक महीना में लाइक अगर एक आदमी काम करेगा तो 48.66 मंथ लगेगा। फेयर इनफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या? टीम साइज। अब यहाँ देखिए एक नई बात समझा देता हूँ। टीम साइज का फॉर्मूला आपने कैसे निकाला? अगेन इस फॉर्मूले से शायद टीम साइज इधर ले जा सकते तो टाइम नीचे आ जाएगा। तो टीम साइज कैसे निकलेगा? इट इज सिंपली एफर्ट डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि टाइम अपने को गिवन है। एफर्ट कितना है? 48.66 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था? 8 मंथ्स। अब अगेन 48.66 को जब आप डिवाइड करते हैं 8 से तो वैल्यू आती है 6.083। बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? टाइम तो 40 हो सकता है, बट आप मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ पर्सन 6.083 हो सकते हैं? अब पर्सन या तो 6 होंगे या तो 7 होंगे है ना? बिल्कुल सही है। हमें तो हमेशा याद रखिएगा, अगर टीम साइज आपको फ्लोटिंग आ भी जाए तो हमेशा अपर बाउंड करना है कि लोअर बाउंड? हमेशा अपर बाउंड आपको करना है। तो टीम साइज का आंसर 6.083 नहीं होगा, ये होगा 7%। क्या इतनी बात सब लोग फॉलो कर पा रहे? एक बार बताओ। यस नहीं नहीं, यहाँ पे एवरेज नहीं निकालना, यहाँ पे क्लोजेस्ट वैल्यू नहीं देखनी, हमेशा अपर बाउंड करेंगे। बिकॉज देखो, थोड़ा पहले पूरा हो जाए टाइम से तो चलेगा, बट कस्टमर को एक भी दिन का डिले नहीं चाहिए, तो हम वो नहीं करना चाहते। तो हम कोशिश कर रहे हैं टाइम से पहले ही डेवलप करें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 7%। अब अगली चीज देखिए, आप सोच सकते हैं वो क्या? क्या बचा हमारा? ओके, फाइनल चीज निकालना है कॉस्ट। आई थिंक उसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इट इज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट। तो सैलरी आपकी कितना है? $1200, और एफर्ट हमारा कितना है? 48.66 है ना? तो नाउ अगेन 1200 को जब आप मल्टीप्लाई करिएगा 48.66 से, तो आपको पास कितना आ जाएगा? इट विल बी अप्रोक्सीमेटली $58,392। तो आपको समझ आ रहा है कि $58,000 में आप ये पूरा प्रोजेक्ट डेवलप कर लोगे। वो थोड़ा बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने 6 लिया, हो सकता है आपने थोड़ा और लिया हो आगे, तो इस वजह से थोड़ा बहुत चेंज हो रहा हो।
बट फंडामेंटल आइडिया जो है वो यही है जिस तरीके से अपन काम कर रहे हैं। एक बार बताएं, क्लियर हो रहा है क्या सभी को? 7 इंटू, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रभाकर, बिल्कुल ये एक क्वेश्चन हो सकता है क्या कि सर हम जब बता रहे हैं 7% काम करेंगे और ड्यूरेशन अपने को पता लग रहा है 8। प्रभाकर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्या 7 एग्जैक्ट वैल्यू है या हमने राउंड अप करके निकाला था? हमने अपर बाउंड करके निकाला है, बिकॉज वैल्यू तो एक्चुअली 6 के थोड़ा क्लोज थी। तो अगर 7 लोग काम करेंगे, क्या पूरे 8 महीने ही लगेंगे या उससे कम में काम हो जाएगा? ऐसा सोचो। तो अगर मैं उल्टा आपको कैलकुलेट करके बताऊं, कम में हो जाएगा। तो 48.6 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 7 से, तो चलो एक बार देख लेते भाई एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। 48.66 डिवाइडेड बाय 7 विल गिव 6.95। तो एक्चुअली 7-8 तो छोड़िए, 6.95 मंथ्स में काम हो जाएगा, है ना? तब आप मुझे बताओ, क्या सच में मेरे को 8 महीने की सैलरी देनी पड़ रही है कि नहीं है? नहीं है। तो इतनी मैं तो 7 महीने की भी पूरी नहीं दूंगा। देखो यहाँ पर हम सैलरी ध्यान रखते हैं, हम उतनी ही सैलरी देंगे जितना दिन आपने काम किया। आपको एम्प्लॉय अगर 4th या 5 तारीख को ज्वाइन करेगा कंपनी, तो 4 दिन की सैलरी उसे नहीं मिलती है, 5 से ही सैलरी मिलेगी। या 20 तारीख को रिजाइन करेगा तो 20 दिन की सैलरी मिलेगी, बाकी 10 दिन की नहीं मिलेगी। तब आप मुझे बताओ, हाँ इस वैल्यू पे आप चेक कर लो, जो एक बार आप खुद ट्राई करके देखो। अगर 6.95 जो कि हमारी ड्यूरेशन है, इसको आप मल्टीप्लाई करो 1200 से और मल्टीप्लाई करो टीम साइज से 7, जरा चेक करो क्या आंसर आ रहा है। तो लेट मी ट्राई दिस। 6.065 मल्टीप्लाई बाय 1200 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। इस बार आप देखना वर्ड बाय वर्ड मैच करेगा। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 58,392 ही मिलेगा। वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट विल बी एग्जैक्टली 392। तो एक बार बताएंगे, ये डाउट क्लियर हो रहा है क्या? तो इसलिए सबसे अच्छा मेथड है, कभी भी आप कॉस्ट जो है वो ऐसा नहीं सोचिए कि कितने लोग काम किए, कितना दिन काम किया, उससे निकालो। कॉस्ट डायरेक्ट निकालो। कैसे? एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय सैलरी। एफर्ट मल्टीप्लाई बाय सैलरी, उससे आसान तरीका नहीं हो सकता कॉस्ट कैलकुलेट करने का। तो खैर, मेरे को लगता है कि बेसिक थोड़ा थोड़ा पॉइंट तो मैं आपको समझा पाया हूं। एक क्वेश्चन ट्राई करोगे एग्जाम का? थोड़ा सा मैंने फ्रेमवर्क आपको समझाया, किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि यार एग्जाम का क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं। सॉल्व करोगे तो फिर कुछ और नई बातें आपको बताऊंगा। लुक एट दिस क्वेश्चन, जब एक बार पूरा क्वेश्चन आप पढ़ो, ट्राई करो। नेट 17 में क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई के अंदर। इट वाज अ 2 मार्क क्वेश्चन। टेक योर टाइम और जरा मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नॉट विजिबल,
भव्य एक बार रिफ्रेश करो, ऐसा वैसा होना तो नहीं चाहिए। एक बार रिफ्रेश करो, देखो नजर आ रहा है क्या उसके बाद? ओके ओके, हाँ भाई आंसर निकाला किसी ने? काफी लोग आंसर कर रहे हैं 2, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो, है ना? चलिए एक बार जल्दी से फिर भी चेक कर लेते हैं, क्या कोई कंफ्यूजन किसी को होगा तो रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हाउ मेनी लाइन ऑफ कोड, तो साइज आपको बताया हुआ है, साइज कितना आ गया? 33480 एलओसी। तो साइज आपको एलओसी में गिवन है। प्रोडक्टिविटी जैसा हर क्वेश्चन में अभी हमने सॉल्व कर रहे थे, तो 620 एलओसी पर पर्सन पर मंथ आपको बता रहा है। उसके बाद टीम साइज शायद आपको बता दिया, बिकॉज नंबर ऑफ डेवलपर्स हमारे पास कितने? 6। सैलरी भी आपको बता दिया, तो सैलरी कितना तय किया है? 50,000। क्या क्या पूछ रहा है आपसे? ई, डी और सी पूछ रहा है। ई का मतलब पूछ रहा है एफर्ट, उसके बाद लेट मी चेंज द कलर, अच्छे से नजर आएगा। देन डी मेरे ख्याल से पूछ रहा है डेवलपमेंट टाइम, एंड देन सी मींस डेवलपमेंट कॉस्ट, है ना? नाउ इफ वी गो वन बाय वन, एक बार प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले एफर्ट कैसे निकालते हैं? तो फॉर्मूला आप जानते हैं, साइज डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी। नाउ साइज इज 33480 डिवाइडेड बाय प्रोडक्टिविटी विच इज 620, और यहाँ पर चक्कर नहीं है के का, बिकॉज दोनों मैच कर रहा है। तो अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ 33480, इफ आई डिवाइड दिस बाय 620, तो मेरे को एग्जैक्ट काउंट मिल रहा है 54। आप लोग चेक करिए और देखिए क्यों ये क्वेश्चन ज्यादा आसान अब हो गया। क्या बाकी कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है, या फर्स्ट से ही आपको आंसर पता लग गया? फर्स्ट से ही पता लग रहा है, बिकॉज बाकी किसी ऑप्शन में 54 आ ही नहीं रहा है ना? तो डायरेक्टली पता लग रहा है। बट कोई बात नहीं, अपन तो कैलकुलेट करते हैं जो जो इसने पूछा। डेवलपमेंट टाइम, आप टाइम कैसे निकालेंगे? तो अगेन एफर्ट दिया है, टीम साइज दिया है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एफर्ट डिवाइड बाय टीम साइज। तो एफर्ट आपने निकाल लिया 54, और टीम साइज हमको पता है 6। नाउ यू नो 9 6 54। तो नाउ टीम का साइज कितना हो गया? 9। मेरे ख्याल से ये भी रिलेट कर पा रहे हैं, है ना? और आखिरी काम क्या करना था? आपसे पूछा कॉस्ट, तो कॉस्ट का फॉर्मूला भी जानते हैं, एफर्ट मल्टीप्लाई बाय सैलरी। ना एफर्ट कितना है? एफर्ट है 54, सैलरी कितनी है? 50,000। तो 54 इंटू 50,000, आई थिंक इट विल बी 27 लाख। डायरेक्ट किया जा सकता है, और सैलरी इसने लैक्स में ही दी है, तो वो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। 27 विल बी द आंसर। अगेन आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, आंसर हो जाता है ऑप्शन 2। एक बार बताएं, क्या सबको क्लियर हो रहा है क्या? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? बिकॉज ये एक्चुअल एग्जाम वाला क्वेश्चन था, तो मैं एक बार यही चाह रहा था कि आप ये बात पहले समझ लो कि भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं सॉफ्टवेयर से, उससे घबराना नहीं है। फंडामेंटल क्वेश्चन होगा, आप अगर ट्राई करोगे तो बिल्कुल आपको बातें समझ आने लगेंगी। क्लियर हो रहा है सभी को? फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो कुछ और चलिए बात समझते हैं, एक और आइडिया डिस्कस कर लेता हूं। ऑल दो पैटर्न पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट कभी कभी इस तरह की बात की जाती है। कैसे? अभी देखो जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, हर एक में हम एक साइज पहले से मान के चल रहे कि ये साइज लगेगा। बट आप मुझे बताओगे जो साइज एग्जैक्ट साइज है वो या हमारा मानना है? जो भी साइज हम वैल्यू लेके चल रहे हैं, इज इट एग्जैक्ट साइज, या हमको फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इतना साइज होगा, है ना? तो एग्जैक्ट वैल्यू तो पता नहीं, इट इज अप्रोक्सीमेशन और एस्टिमेशन, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो अब एक बात समझिएगा, कभी कभी हो क्या सकता है, हम बोलते हैं कंपनी के अंदर 3 तरह के लोग हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जो काफी एक्सपीरियंस्ड हो, एक हो सकता है जो बिल्कुल फ्रेशर हो, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया हो, जिनको इतना एक्सपीरियंस आइडिया नहीं हो, और बीच में कुछ लोग हो सकते हैं एवरेज, जो ना तो बहुत सीनियर है बट ऐसा भी नहीं कि उनको हम फ्रेशर की तरह ट्रीट करेंगे। मान लीजिए वो 3-4 साल से, 2-3 साल से काम कर रहे हैं, है ना? अब अगर आप हर किसी से पूछोगे पूरा एसआरएस दिखा के कि आपके हिसाब से टोटल कितना साइज ऑफ कोड होगा, कितना एलओसी होगा, तो आप मुझे बताओ तीनों के अजम्पशन सेम आएंगे, अलग अलग आएंगे? बस सोच के बताओ। तीनों के अलग अलग आएंगे, है ना? कॉमन सेंस बात है। अच्छा फिर मुझे बताओ तो सबसे ज्यादा और सबसे कम किस किस का आएगा? अगर तीनों के अलग अलग आएंगे तो किस तरीके से मैं डिवाइड कर सकता हूं, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? तो मेरे ख्याल से इफ यू अंडरस्टैंड, एफर्ट के हिसाब से अगर हम समझें, तो जो एक्सपीरियंस डेवलपर है
जो एक्सपीरियंस है उसका साइज कम आएगा। वो क्यों? फॉर एग्जाम्पल मानिए बोल रहा है मैं 50 KLOC में कर दूंगा, बिकॉज उसको तो एक्सपीरियंस है, वो आपका स्पेस वेस्ट नहीं करेगा, वो प्रोग्रामिंग भी एफिशिएंट करेगा, है ना, और कम साइज के अंदर पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप कर देगा। क्या ये बात फॉलो कर पा रहे हो? ओके। जो बिल्कुल फ्रेशर है, यस, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो हो सकेगा बोलेगा यार सेल्स साइड पे लेके चलता हूँ, ऐसा नहीं कम बोलूं बाद में ज्यादा लगे, तो मान लीजिए हो सकता है वो बोल दे कि मेरे को तो 120 KLOC लगेगा मे बी। और जो एवरेज है, ना ही वो बहुत एक्सपीरियंस है ना ही वो फ्रेशर है, वो कितना बोलेगा? मे बी इन दोनों के बीच में कहीं कुछ बोल सकता है। मान लीजिए उसने बोला कि 75 KLOC मेरे हिसाब से लगेगा, है ना। तो पहले आप मुझे बताओ ये दोनों अलग अलग मैं क्यों लिख रहा हूं, क्या ये बात आप फॉलो कर पा रहे हैं? है ना। और कभी कभी एग्जामिनेशंस में ये लॉजिक आपको तो बता देगा कि भाई साइज जो है, अब इनको बोलते क्या है, ये जो एक्सपीरियंस डेवलपर जो साइज बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक। तो बोलेगा साइज, ऑप्टिमिस्टिक साइज इज दिस, तो आप समझ जाएंगे ऑप्टिमिस्टिक इसका टोटल या एक्चुअल साइज ये नहीं है, अलग अलग डेवलपर हैं जो अलग अलग साइज दे रहे हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, एंड दिस इज कॉल्ड मोस्ट लाइकली। तो याद रखिएगा ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। तो अगर तीन अलग अलग साइज दें तो अकॉर्डिंगली आप उनका साइज वगैरह कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। अब मेरा सवाल आपसे क्या है, आप मुझे बताओगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए और फर्दर एनालिसिस करने के लिए मैं इन तीनों में से कौन सा वैल्यू लूं? 50 लूं, 20 लूं या 120 लूं? जल्दी से सोच के बताओ। व्हाट वैल्यू शुड आई टेक? एवरेज लेते हैं। तो देखो अगेन इस बात को समझिएगा, एवरेज हम डायरेक्टली इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज यहां पर हम स्टैटिक्स नहीं कर रहे, या स्टैटिक्स भी करेंगे एक तरीके से करेंगे। वो क्यों? बिकॉज इन जनरल देखिए फॉर्मूला फॉलो करते हैं, हम मानते हैं एक स्टैंडर्ड टीम का साइज कोई बता सकता है क्या होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ ए स्टैंडर्ड, जो यहाँ पर मोस्टली सॉफ्टवेयर में माना जाता है। तो अगर टीम बहुत बड़ा होगा, वेरी गुड वेरी गुड 6, अगर टीम बहुत बड़ा होगा तो भी हम प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा छोटा होता है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो साइज ऑफ द स्टैंडर्ड टीम में 6 पर्सन। एवरेज क्या मानते हैं हम? मानते हैं उसमें से एक बहुत एक्सपीरियंस होगा, एक फ्रेशर होगा, और नॉर्मली 4 लोग जो होंगे वो एवरेज वाली कैटेगरी में आएंगे। 1 पर्सन विल बी वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, जिसको आप बोल सकते हो टीम लीड की जगह काम करेगा। एक फ्रेशर हो सकता है, बिकॉज अगर आप टीम में सारे के सारे सोचो फ्रेशर रखोगे तो फिर क्या लाइक वो टीम अच्छा काम कर पाएगी? बिकॉज नहीं होगा ऐसा। अच्छा एक और प्रॉब्लम है, अगर आप सारे एक्सपीरियंस रख दोगे तो तब भी ये प्रॉब्लम है, बिकॉज सारे एक्सपीरियंस रखेंगे तो शायद आपस में क्लैशेस ना हो जाए, है ना। तब भी इस पॉइंट में कंफ्यूजन प्रॉब्लम हो जाएगी, लड़ाई हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकती है भाई, और पॉलिटिक्स बहुत चलती है इंडस्ट्री के अंदर, है ना। तो अब अगला काम जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं विल यूज अ फॉर्मूला, दिल से साइज होगा ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक। यानी कि टीम में जिसका जितना कंपोनेंट है हम एक्चुअल निकालते हुए, साइज निकालते हुए उसको इतना ही वैल्यू करेंगे, एक्चुअल साइज निकालते उसको उतना ही वैल्यू करेंगे। तो अगर ये बात आपको समझ आ रही है तो देख मैं क्या बोल सकता हूँ, कैसे वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। तो फिलहाल ऑप्टिमिस्टिक कितना बोल रहा था? 50 प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली, तो 4 इंटू 75, एंड प्लस पेसिमिस्टिक विल बी 120, इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 6 से, है ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये 50 प्लस 300 plus 120 divide by 6, so this will be 490 I suppose, है ना, and sorry 470, है ना, and
यस, एंड 470/6, तो ये अप्रोक्सीमेटली शायद अंकिता बताने विल बी 78.33। तो इस सॉफ्टवेयर का साइज जो आगे हम यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो क्या मान के चलेंगे, 78.33। एक बार मुझे बताएं कि इतना लॉजिक फॉलो कर पा रहे हैं क्या? सबको समझ आ रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो अगर कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम कर ले तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चेंज आपको बता देता हूँ, चेंज क्या है। कभी कभी ऐसा कर सकते हैं, वो क्या बोलेगा कि मान लीजिए एफर्ट तक उसने आपको साइज बता दिया और आपको प्रोडक्टिविटी बता दिया, तो आपने साइज को प्रोडक्टिविटी डिवाइड कर आपको एफर्ट पता लगा, है ना। अब वहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। एक पॉइंट लोग नॉर्मली क्या मान के चलते, आप भी कुछ सोच के मुझे बताओ, क्या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो साइज हम मान के चल रहे हो या जो प्रोडक्टिविटी हम मान के चल रहे हो एक्चुअली हमको ना मिले और कुछ प्रॉब्लम आ जाए और हमारा जो एफर्ट है वो एक्चुअली ज्यादा लगे जो आपने सोचा था, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी आप देख सकते हो, मान लीजिए फिलहाल कोरोना वायरस का प्रॉब्लम हो गया है ना। तो क्या किसी ने पहले से सोचा था कि कोरोना वायरस होने वाला है? नहीं। तो आप सोचो इंडस्ट्री के अंदर कितने सारे प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, क्या उन सब में डिलेज और प्रॉब्लम हो रहे होंगे? तो वर्क फ्रॉम होम कराना पड़ रहा है और बहुत सारी इश्यूज है। अच्छा, सीएसआईटी में तो चलो फिर भी वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, जो बाकी कोर ब्रांचेस है वहां पर तो मान लीजिए फैक्ट्री है तो फैक्ट्री जाना ही आपको पड़ेगा, घर में बैठ के तो कार नहीं बन सकती, है ना। तो काफी डिलेज हो जाएंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी एक एरर फैक्टर लेते हैं, जिसको बोलते हैं, अलग अलग आइडियाज हो सकते हैं, फिलहाल मैं इसका नाम रख रहा हूं एरर एडजस्टमेंट फैक्टर। इसकी बात आपको बाद में बता के चलूंगा अलग से कि इसको और कितने नामों से बुलाया जा सकता है, कैसे किस तरीके से वैल्यू चेंज होती है। मान लीजिए फिलहाल इसका मैं क्या नाम ले रहा हूं, एरर एडजस्टमेंट फैक्टर। कभी कभी इसको हम कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर भी बोल देते हैं, एरर एडजस्टमेंट फैक्टर या फिर कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट फैक्टर, है ना। तो इमेजिन करो हमको बोल रहा है कि एरर एडजस्टमेंट फैक्टर की वैल्यू है 1.22 फॉर एग्जांपल। 1.22 थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम कर लेता हूं। लेट मी से इसका वैल्यू आप मान रहे हैं 1.12। तो देखो बताता हूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आप ही मान रहे हैं आपने जितना भी एनालिसिस किया, जितना भी एस्टिमेशन किया, उसमें 12% का एरर हो सकता है। कितना एरर हो सकता है? 12% का। तो मान लीजिए पूरा कैलकुलेशन आपने किया और आपका एफर्ट आया 100, तो 12% का एरर है तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी। तो हो सकता है जो एक्चुअल एफर्ट हो वो या तो 112 हो या 12% नीचे चला गया तो मान लीजिएगा वो 88 रह जाए, है ना। अब अगर 88 रह गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज तब तो हम कम समय में कर लेंगे, तो कम टाइम कब मनी हमारा लगेगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बट अगर 112 चला गया तो क्या कंपनी नुकसान में चली जाएगी? जी हाँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक तरह से इंश्योरेंस वाला आइडिया है, हम जो एफर्ट निकालते हैं हम फर्दर एनालिसिस करने के लिए क्या वही एफर्ट यूज कर देंगे या उससे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑन द सेम एफर्ट उसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, है ना, सो दैट उसको आगे प्रोसेस किया जा सके। तो जो एक्चुअल एफर्ट मैं यहाँ पर लूंगा वो 100 लूंगा या 112 लूंगा, सोच के बताओ। तो आई टेक 112, है ना, 112 लूंगा सो दैट अगर बाद में, अच्छा फॉर एग्जांपल उल्टा सोचिए, आपने ले लिया 112 लेकिन नई प्रॉब्लम हुआ तो बाद में कस्टमर को डिस्काउंट दे देंगे। सोचिए, है ना। ज्यादा को इशू नहीं है, ज्यादा को कम किया जा सकता है, कम को ज्यादा नहीं किया जा सकता है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हम यहाँ पे कोई चीटिंग आइडिया यूज कर रहे हैं, है ना। एक सिंपल सा आइडिया है कि आपको अलग अलग तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको यूज करना है। ये बताएं, इतना पॉइंट सबको समझ आ रहा है क्या? ओके, तो ये 2-3 मॉडिफिकेशन हो सकते थे। अब मुझे लगता है वी आर रेडी
और इस बार मैं डेटा थोड़ा डिफरेंट तरीके से देता हूं। एक बार देखते हैं कि अगर डिफरेंट पैटर्न पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो उसको आप फिगर आउट करोगे कि नहीं करोगे, उसमें कोई कंफ्यूजन होगा क्या। तो चलिए मैं क्वेश्चन ऐसे पूछता हूं, लेट मी से कॉस्ट ऑफ पर, या ऐसा लिख देता हूं पर KLOC कॉस्ट इज 5,000 रुपीज पर KLOC। कंपनी को हर KLOC पे 5,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। प्रोडक्टिविटी बता रहा हूं, दैट अ पर्सन इज राइटिंग 7 KLOC पर मंथ। सॉफ्टवेयर का साइज आपको बता रहा हूं, द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज 350 KLOC, है ना। अब मैंने थोड़ा सा डिफरेंट डेटा सेट आपको दिया है। अब आप मेरे को बताओ सबसे पहले तो एफर्ट क्या होगा और कॉस्ट क्या होगा। व्हाट विल बी द एफर्ट एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट, और आप मुझे बताओगे सैलरी क्या होगा। इस बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओ कि सैलरी क्या होगा मेरे एम्प्लॉय का, या लॉजिकली सोचोगे तो समझोगे कि सैलरी हम डिसाइड कैसे करेंगे। वेरी गुड, कई लोग वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं। एफर्ट इज 70 सब लोग बोल रहे हैं। चलिए एक बार देखते हैं। एफर्ट आप जानते हैं बहुत सिंपल है, डिवाइड बाय प्रोडक्टिविटी, एंड ये आप करेंगे तो 7 5 से 35, आपको पता लग गया 50% मंथ एफर्ट है। सैलरी बताओगे कैसे निकालोगे, सैलरी या कॉस्ट कैसे निकालोगे। हाँ तो देखो रटना नहीं है, बहुत कॉमन सेंस है, डायरेक्ट सोचोगे तो समझ आएगा। अगर अपने को पता है, अगर अपने को पता है, नहीं तो कॉस्ट भी तो नहीं पता ना अपने को। अगर कॉस्ट बाय एफर्ट भी निकालोगे तो कॉस्ट भी नहीं पता, फिर निकालोगे कैसे, आंसर कैसे करोगे। इस क्वेश्चन में तो ना तो आपको कॉस्ट पता, ना आपको सैलरी पता। एफर्ट है बट 2 वेरिएबल मिसिंग है ना, तो फॉर्मूला इस्तेमाल कैसे होगा। वेरी गुड, वेरी गुड भाविया। नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप सोच सकते हो टोटल कॉस्ट अपन कैसे निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हो कॉस्ट पर एलओसी कितना है ना। तो आपको क्लियर कट बोल तो रहा है कि हर के एलओसी के लिए कितना लगता है 5,000। तो टोटल एलओसी कितना है, टोटल एलओसी है 350। तो क्या टोटल कॉस्टिंग हम नहीं निकाल सकते। सोचो अगर हर लाइन के लिए अपने को 5,000 लग रहा है और टोटल नंबर ऑफ लाइंस या साइज ऑफ कोड आपको पता है, तो आप बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हो। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 350 आ जाएगा 17,50,000। तो आपको पता लग गया कि टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 17,50,000। अच्छा सैलरी निकालने के बहुत सारे तरीके, मैं ये भी डायरेक्ट निकालना चाहता हूं। कैसे, अगर मेरे को पता है कि हर केएलओसी का जो एफर्ट जो कॉस्टिंग है वो 5,000 और मेरा एम्प्लॉय 7 लिख रहा है, तो डायरेक्टली 50 इंटू 7, इसका मतलब सैलरी हो गई 35,000। एक बार देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या।
सैलरी यहां पर कितनी हो गई 35,000। तो अगेन इस क्वेश्चन से बस एक पॉइंट समझाना चाह रहा था आपको, वो क्या कि अलग अलग फ्रेमवर्क पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा मत सोचिए कि रटा रटा फॉर्मूला ही हर बार आपको यूज करने का मौका मिलेगा, जिसको यूज करके आप आंसर निकाल पाओगे। ये पॉइंट फॉलो करेंगे सब लोग। इस क्वेश्चन में कैसे कैलकुलेशन किया, ओके। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और मैं आइडिया थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। वो क्या, मान लीजिए लेट मी टेल यू एफर्ट इन द फर्स्ट गो। एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का जो टोटल एफर्ट है वो मान लीजिए आ रहा है 45% मंथ। एफर्ट इज 45% मंथ, है ना। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि साइज जो है ऑफ द सॉफ्टवेयर इट इज 355 KLOC, तो आप मुझे बताओगे प्रोडक्टिविटी क्या होगी, व्हाट विल बी द प्रोडक्टिविटी। उल्टा कर रहे हैं इस बार। और इफ सैलरी जो है अगर एम्प्लॉय की है $1,500 पर मंथ, तो आप मुझे बताओ कॉस्ट क्या होगी। एक बार देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो इस बार किस तरह से हम कैलकुलेट करना है, और आगे थोड़ा सा और इसे कॉम्प्लिकेट करता हूं। मान लीजिए उसके बाद 18% गवर्नमेंट जीएसटी है, एंड देन प्रॉफिट आपको इंश्योर करना है 20% का। तो फिर बताना कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने टैक्सेस भी तो लगी ना। तो 18% जीएसटी लगेगा, फिर 20% प्रॉफिट आप देखेंगे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। वेरी गुड। तो एक काम तो मेरे ख्याल से सब लोग कर पा रहे हैं सिंपल। वो क्या कि यू नो अगर साइज एफर्ट प्रोडक्टिविटी जानते हो, प्रोडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपली कर सकते हो साइज डिवाइड बाय एफर्ट। तो साइज को एफर्ट से डिवाइड करोगे विल गेट द प्रोडक्टिविटी, और जैसा आप बोल रहे हैं समथिंग अराउंड 7.8888 समथिंग लाइक दिस, और किसमें है KLOC पर मंथ। इसका बाद अपने को समझ आ गया कि हमारा एक एम्प्लॉय जो है एक महीने के अंदर 7.88 KLOC लिख पा रहा है ना। ठीक है, अब आप मुझे कॉस्ट बता दो कितना होगा। तो कॉस्ट, वेरी गुड भव्य डायरेक्ट बता रहे हैं, कॉस्ट होगा $67,500। बाकी लोग जरा कैलकुलेट कर पा रहे हैं क्या, क्या सबका वैल्यू सेम आ रहा है। $67,500 आ रहा है क्या। नहीं आ रहा, ओके। तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या है, कॉस्ट वी नो इट इज एफर्ट मल्टीप्लाई बाय सैलरी। एफर्ट है 45% मंथ और सैलरी है 1,500। तब जरा एक बार आप चेक करो, मैं भी कर लेता हूं। तो 45 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1,500 से, हाँ तो यही तो आ रहा है 67,500। अंकिता चेक करो एक बार, 67,500 ही आ रहा है ना। ओके कोई बात नहीं, कोई सिली मिस्टेक हुई होगी। अब आप मुझे बताओ कि अगर टैक्सेस भी दे दें क्वेश्चन में, है ना, तो पहले क्या आप इंश्योर करोगे, पहले प्रॉफिट इंश्योर करोगे या जीएसटी। पहले प्रॉफिट लोगे, देखो टैक्स तो बाद में लगेगा। आप जिस अपने प्रॉफिट के बाद जिस माल को बाहर निकालोगे उस पर गवर्नमेंट टैक्स लेगी ना, जितना पैसा आप मांगोगे, है ना। मान लीजिए जैसे आप होटल में खाना खाने जाते हैं और वो बोल रहा है कि 100 रुपए की डिश है, तो उसके बाद जीएसटी लगता है। 100 रुपए में उसका खर्चा उसका प्रॉफिट दोनों था। तो अब क्या करना पड़ेगा बताओ, 67,500 में पहले तो आप अपना प्रॉफिट निकाल लो,
तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इसको 1.2 से। तो सोचिए अगर 67,500 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1.2 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 81,000, है ना। तो आप अपने कंपनी से बाहर प्रोडक्ट किस रेट पे निकाल रहे हैं? 81,000। अब गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई हमें भी जीएसटी टैक्स लगाना है इसके ऊपर, तो फिर मल्टीप्लाई शेयर करना पड़ेगा 1.18 से। तो अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसको, 81,000 को, तो 81,000 मल्टीप्लाई बाय 1.18, तो फाइनल कस्टमर को ये मिलेगा 95,580 में। देखिए फॉलो कर पा रहे हैं क्या? तो आप देख सकते हैं टैक्स लगने से कैसे कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो जो प्रोडक्ट 67,500 का था आफ्टर प्रॉफिट एंड आफ्टर टैक्स, वो गया है 95,580 का, है ना। तो मेरे ख्याल से इस पैटर्न पे जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकते थे तो मैंने आपको थोड़े से बता दिए हैं। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं आएगा जिसमें आपको कंफ्यूजन हो। बट हाँ, अगेन कुछ पॉइंट्स जरूर आपको याद दिलाना चाहता हूं। अगर आप सारी एनालिसिस करने के लिए एलओसी यूज करते हैं तो क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या डिसएडवांटेज है, आप मुझे बताओ। क्या एलओसी का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंडेंसी है? हाँ, बिकॉज कभी कभी हो सकता है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड बड़े हों और कुछ लैंग्वेज के कोड छोटे हों, है ना। तो होगा ये कि अगर कोई लैंग्वेज खराब परफॉर्म करेगी, एफिशिएंट कोड नहीं लिखेगी, तो उसका कॉस्टिंग ज्यादा हो जाएगा। जबकि अगर कोई एफिशिएंट काम करेगी तो उसको कम पैसे मिलेंगे क्योंकि उसका कोड का साइज तो कम होगा। जबकि जो डिफिकल्टी है ऑफ राइटिंग अ कोड, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगेन दूसरा पॉइंट जो आपको समझना चाहिए, जब आप एलओसी बेस्ड प्रेडिक्शन यूज करते हो, ये मान रहा है कि डिफिकल्टी सिर्फ साइज पे डिपेंड करती है, जो कि नहीं है। अगेन अगर आपको 100 MB का या 100 KB का ही मान लेता हूं, बहुत सिंपल सा गेमिंग सॉफ्टवेयर लिखना है, या 100 KB का आपको डिवाइस ड्राइवर या कंपाइलर लिखना है, तो बताओगे क्या लिखना ज्यादा मुश्किल होगा? Now this device driver compiler is very very difficult because इसके लिए आपको बहुत कोर नॉलेज होनी चाहिए, है ना। लेकिन इस मैट्रिक्स के हिसाब से क्या दोनों केस में ही आपको बराबर पैसे मिलेंगे, बराबर टाइम मिलेगा? हाँ, जो कि गलत होगा। तो कहीं ना कहीं अपने को ये बात समझ आ रही है कि एलओसी है जो है वो बहुत अच्छा तरीका नहीं है एस्टिमेशन करने का। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आप एक बार बताओ। एलओसी इज नॉट अ वेरी गुड मेथड ऑफ एस्टिमेशन। तो अब अगली क्लास में जब हम बात करेंगे, वो बात करेंगे फंक्शनल पॉइंट प्रेडिक्शन की। तो हम देखेंगे फंक्शन पॉइंट की क्या कहानी और कैसे जो प्रॉब्लम एलओसी के अंदर उसको रिजॉल्व करता है। एक और बात आपको याद दिलाऊं, जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो क्या टाइम और टीम साइज में से एक वैल्यू मैंने हमेशा आपको बताई है? हाँ, उसके बाद ही आप दूसरा निकाल सकते हो। बट एक्चुअल पॉइंट ये है कि क्या सच में हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए कि हमको पता लगे कि यार टीम साइज एक्चुअली होना क्या चाहिए? यस। तो आप ही मुझे बताओ कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए इतना टीम साइज, इतने लोग काम करेंगे तो सही से चलेगा। तो हम समझेंगे कोकोमो एक और मेथड है जिसमें हम पढ़ते हैं और वो आपसे पूछेंगे, वो आपको बताएगा कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कितना टीम और कितना लोग चाहिए और कितने समय लगेगा। देखो कितने मजे की बात है। आप अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हो, आपको तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोको मेथड कोई बात नहीं, आप मुझे सॉफ्टवेयर का साइज बताओ और मैं कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा कि उस सॉफ्टवेयर को डेवलप कराने के लिए कितने लोग काम चाहिए, कितने दिन तक काम करना पड़ेगा। वो आपसे प्रोडक्टिविटी पूछेगा भी नहीं, वो कहता मैं खुद एज्यूम कर लूंगा या मैं मुझे खुद पता है एक एवरेज प्रोग्रामर की क्या प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, है ना। तो सारा कमाल का लॉजिक होगा। तो इस क्लास को भी यही वाइंड अप करता हूं, इस क्लास को यही वाइंड अप करता हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये बाकी का जो पूरा एस्टिमेशन पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे, है ना। और इन बिटवीन अगर आप डीबीएमएस की क्लास भी अटेंड करना चाहते हैं, बिकॉज मैं देख रहा हूँ सॉफ्टवेयर वाले लोग ज्यादा सॉफ्टवेयर की ही क्लास अटेंड कर रहे हैं, बट आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप बाकी क्लास भी अटेंड करिए। तो कल 7 to 8:30 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रिलेशनल अलजेब्रा एसक्यूएल पार्ट डीबीएमएस में। तो अगर मन है तो एक बार वो क्लास भी अटेंड करिएगा। कल इवनिंग में 6 to 7:30 ग्रुप थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर, वो टॉपिक भी कंटिन्यू करूंगा। अगर आप चाहें तो मॉर्निंग इवनिंग वो क्लास भी देख सकते हैं, है ना। उसके बाद दोबारा आगे इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, है ना।
चलिए, थैंक यू सो मच। ओके।